जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है KVS PGT के एग्ज़ाम के ऊपर कि PGT का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है और कैसे PGT के एग्ज़ाम आ रहे हैं जिनके रिमेनिंग रह गए हैं, और PGT के बाद में PRT का एग्ज़ाम होना है। अब PRT के बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा सा हम एनालिसिस बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको चिंता नहीं होना है और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। थोड़ा सा हमारी तरफ से गाइडेंस रहेगा। हमारे सर ने PGT का एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी PGT का एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है हमारा। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों हम PGT के लिए बिल्कुल 100% क्वालिफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो हमारे सर बताएंगे आपको, क्योंकि सर के ज़्यादा प्रश्न याद है, मेरे प्रश्न कम याद रहेंगे। सर के अधिकांश पेपर जो है याद है, क्योंकि सर ने बहुत डीपली तैयारी की थी। हालांकि मैंने इतनी तैयारी नहीं की थी, ठीक है। मैंने अनुभव के बेस पर सारा का सारा पेपर दिया है और सर अनुभव प्लस तैयारी दोनों के बेस पर पेपर दिया है। तो सर का तो नंबर बिल्कुल 100% आने वाला है और सर आपको गाइड करेंगे कि PRT वाले बच्चों के लिए किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो जितने भी नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं करंट में असिस्टेंट टीचर हूँ और इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर रह चुका हूँ और मैंने 2018 के अंदर KVS TGT और PGT दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए थे। और TGT मैथ्स के अंदर मेरा स्कोर 2018 में 118 था आउट ऑफ 150 में, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे सर सब कुछ बताएंगे आपको और बचा कुचा मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। बताइए सर जी। हेलो दोस्तों। हाँ, तो आज जैसा कि हमने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, पीजीटी हिस्ट्री का, तो उसमें 40 नंबर की पेडागोजी थी जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन हमारे याद रह गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, कैसे कैसे पेडागोजी में प्रश्न आए, हिंदी और जीके सभी प्रश्न बताने वाले हैं, जिससे कि आपको आगामी जो एग्ज़ाम है, जैसे PRT के एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं, KVS के अन्य एग्ज़ाम, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्न मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। खैर 40 में से 40 तो नहीं बताऊँगा, जितने मेरे याद रहे हैं। तो सारे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो KVS PGT एनालिसिस, ये आज का पेपर था, आज का पेपर था ये, ठीक है। आज का एग्जाम था ये 18 तारीख का, ठीक है। तो आज का एग्जाम था, तो इसके आधार पर जो पेडागोजी देख लेते हैं पहले। तो पेडागोजी में जो प्रश्न पूछे गए हमारे, पेडागोजी में जो प्रश्न पूछे गए, ठीक है, आज सबसे पहला जो प्रश्न था, ठीक है, RPDW एक्ट, ठीक है। तो ये क्रम इसका इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही थे। पहला प्रश्न था RPWD एक्ट 2016 में कितनी प्रकार की अक्षमताएं हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आज KVS PGT के एग्जाम में। जो RPWD एक्ट 2016 में है, इसमें कितनी प्रकार की अक्षमताएं बताई गई है, तो ये प्रश्न पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा 21 प्रकार की अक्षमताएं या विकलांगताएं इसमें बताई गई हैं। और अगर आपसे पूछे RPWD एक्ट आया था एक 1995 में, 1995 वाले में कितने प्रकार की थी, तो 7 प्रकार की अक्षमताएं थी। तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था आज। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था मोरल डिलेमा से, यानी नैतिक दुविधा। मोरल डिलेमा किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो कोहेलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कोहेलबर्ग से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। नैतिक दुविधा किसके द्वारा दिया गया, कोहेलबर्ग के द्वारा ये थ्योरी दी गई। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, आज की सुबह की शिफ्ट में। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको PRT में काफी हेल्प करेंगे। PRT एग्जाम जो आगामी आ रहे हैं उसमें ये हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया, सिफेलोकार्डियल डेवलपमेंट होता है, यानी शीर्षगामी अनुक्रम विकास जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑप्शन ऐसे थे, पैर से लेके सर तक, या सर से लेके पैर तक, मध्य से लेके बाह्य, या बाह्य से लेके मध्य, इस प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। तो सिफेलोकार्डियल डेवलपमेंट या शीर्षगामी अनुक्रम विकास जो है ये कहाँ से होता है, तो सिर से लेकर पैर तक ये होता है, सिर से लेकर पैर तक। ये प्रश्न पूछा गया था। एजीटी प्रश्न ये पूछे गए जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा जो प्रश्न अगर आपसे पूछे आगामी, ये तो नहीं आया था, खैर ये वाला पूछा गया था कि प्रोक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अंदर से बाहर की ओर ये होता है, अंदर से बाहर की ओर ये होता है प्रोक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आज की शिफ्ट में आया था सिफेलोकार्डियल डेवलपमेंट, जो कि सर से लेकर पैर तक होता है। अगला प्रश्न जो पूछा
असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा था। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन जो ऑफिशियल सिलेबस में भी दिया गया है, तो उससे यहाँ पे प्रश्न आया था कि इसके बारे में गलत कथन बताइए, कुछ इस तरह से ही प्रश्न था, इजी प्रश्न था, आसानी से ये किया जा सकता था, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, करिकुलम पाठ्य चर्चा के बारे में गलत है। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न आया था एज इट इज, ये प्रश्न था, ऑप्शन भी मेरे याद रह गए हैं इसके। तो प्रश्न कैसे पूछा था यहाँ पे, प्रश्न पूछा था कि करिकुलम या पाठ्य चर्चा जो है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन पूछा था। ऑप्शन दे रखे थे विवरणात्मक, कि यह विवरणात्मक होता है या व्यापक होता है, सर्वांगीण विकास इसमें होता है, या एक ऑप्शन और दे रखा था इसमें कि इसमें सभी गतिविधियां बच्चे की आती है। तो इसमें जो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन होना चाहिए विवरणात्मक, क्योंकि करिकुलम या पाठ्य चर्चा जो होता है वो विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करिकुलम के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। अगला प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे, एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है, ये फैक्चुअल प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। हालांकि प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछे गए वो ज्यादातर तो जो प्रश्न थे वो थ्योरी बेस्ड प्रश्न थे, फैक्ट वाले प्रश्न कम थे। फैक्ट वाले कुछ प्रश्न थे, 8 से 10 क्वेश्चन फैक्ट वाले भी थे, जिसमें से ये एक था कि एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है। तो अच्छा प्रश्न है ये, एडोलसेंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का एडोलसेंस, ये प्रश्न आज पूछा गया। इसके अलावा एक ये फैक्चुअल और प्रश्न पूछा गया कि होम स्कूलिंग किसके द्वारा ये बनाई गई, जो होम स्कूलिंग है मतलब घर के लिए जो शिक्षा होती है होम स्कूलिंग, वो किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा बनाई गई थी, ये प्रश्न पूछा। तो इसको किसने बनाया, NIOS के द्वारा इसको बनाया गया है होम स्कूलिंग को। तो ये प्रश्न आया था इसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा उन्होंने, यौवना आरंभ पर महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और पुरुषों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, यौवना आरंभ जब होता है तो महिलाओं में जो हार्मोन स्रावित होता है, महिलाओं के अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एस्ट्रोजन। महिलाओं के अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और पुरुषों में जो हार्मोन होता है वो होता है, मेल्स में जो हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि जब यौवना आरंभ होता है तो महिलाओं में कौन सा एस्ट्रोजन होता है और पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन, ये प्रश्न आया था। इसके अलावा कम्युनिटी या समुदाय के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, जो कि थियोरटिकल क्वेश्चन थे, यहाँ पे कंसेप्ट वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। इसके अलावा एक गुड लीडर की क्या विशेषताएं हो सकती है, टीचर के रूप में गुड लीडर की क्या विशेषताएं, अच्छे नेता की क्या विशेषताएं होती है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। इसके अलावा जीके में देख लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। पेडागोजी आपको आगामी एग्जाम के लिए कैसे पढ़नी है, पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी कैसे पढ़नी है, तो पेडागोजी में सभी प्रकार के प्रश्न वैसे पूछे गए हैं, फैक्ट भी यहाँ पे आए हैं, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए हैं, ऐसे मान के चल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट 80% क्वेश्चन और फैक्ट जो है वो 20% क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पेडागोजी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से और ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि हालांकि आपने ज़्यादा उनको डिटेल में पढ़ा हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, किए जा सकते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर से पेपर आ रहा है पेडागोजी के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फैक्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले भी। तो पेडागोजी के बाद में जीएस के कुछ देख लेते हैं। कुछ जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन जीएस में यहाँ पे आए। तो जीएस में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन करंट के थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 वाला यहाँ पे पूछा गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 सिंधी भाषा में उन्होंने पूछा था, सिंधी भाषा के लिए किन्हें दिया गया है, सिंधी भाषा का। यहाँ पे ना हिंदी पूछा था, ना उर्दू, ना अंग्रेजी। ठीक है, तो केवीएस ने क्या पूछा है, कन्हैया सिंधी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 वाला किसे मिला है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पूछे जाएंगे, साहित्य अकादमी पूछे जाने के पूरे चांस है। तो साहित्य अकादमी सारे पढ़ लीजिएगा आप, जो भी पीआरटी के एग्जाम या आगे भी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए। तो कन्हैया लाल लेखवानी को सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये प्रश्न आज केवीएस में पूछा गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप से कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुए उनमें गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया था, तो ये मिला था लियोनेल मेसी को। तो फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया करंट से, तो लियोनेल मेसी को ये मिला है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया
जीके में जो और प्रश्न पूछा गया, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है, या हाँ ये ऐसे पूछा था, सक्रियता श्रेणी से प्रश्न था, ये पूछा था निम्न तत्वों में से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है। तो 4 ऑप्शन थे, जिंक था, एफी था, कॉपर था और एजी चांदी था यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन उन्होंने ऑप्शन में दिए हुए थे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है इन 4 तत्वों में से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक जो है इन चारों में सबसे ज्यादा क्या है, सक्रिय है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, ये विधान परिषद संविधान से पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये प्रश्न आया था डायरेक्ट। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, इसके अलावा महाराष्ट्र में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, इसके अलावा कर्नाटक में विधान परिषद है। द्विसदनीय विधायिका जो है 6 राज्यों में है, ठीक है, 6 राज्यों में है। इसके अलावा तेलंगाना में भी विधान परिषद यहाँ पे बनी हुई है, तेलंगाना के अंदर। तो ये कुछ प्रश्न थे जो जीके के पूछे गए। इसके अलावा जो प्रश्न आए, हिंदी के बारे में देख लेते हैं, हिंदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी, हाँ, हिंदी से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो हिंदी से मिल रहे हैं वो पैराग्राफ के मिल रहे हैं और इजी पैराग्राफ है, और ठीक है, इजी पैराग्राफ है। जो पैराग्राफ आज जो पैराग्राफ पूछा गया है हिंदी के अंदर वो सेम एज इट इज पैराग्राफ टीजीटी मैथ में भी वही आया था जो आज पैराग्राफ हिंदी में पूछा गया। तो केबीएस क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए प्रश्न आपको ध्यान देना चाहिए एनालिसिस पे, जो हम एनालिसिस यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में जैसे प्रश्न आया, संधि से प्रश्न था एक, संधि से 4 ऑप्शन दे रखे थे कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, ऐसे करके प्रश्न था। तो संधि से आ रहा है प्रश्न। इसके अलावा पर्यायवाची से प्रश्न आया था कि अमृत का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पे अमीय था, अमीय ऑप्शन में दे रखा था। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अमीय यहाँ पे दे रखा था। विलोम से प्रश्न आ रहे हैं, समानार्थी भी पूछे गए थे कुछ प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी इजी है ओवरऑल देखा जाए तो। नेक्स्ट देख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी इजी आ रही है। रीजनिंग में एक तो पजल का प्रश्न पूछेगा, सिटिंग अरेंजमेंट, केंद्र की ओर मुंह करके या केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठते हैं। 6 उसमें गर्ल्स को बिठाया गया था, केंद्र से बाहर की ओर मुंह कर रखा था। तो कुछ ऐसे प्रश्न था, इजीली वो बन जाएगा, प्रश्न बन गया था। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा डायरेक्शन से प्रश्न आ रहा है कि ए बी के बाएं बैठा है, इस तरह से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। इसके अलावा कंप्यूटर में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जो आज का पूछा गया है, तो कंप्यूटर थोड़े से क्वेश्चन, 1-2 प्रश्न थोड़े क्या थे, हार्ड थे, बाकी प्रश्न थोड़े इजी थे। एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में पूछा था कि एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है इसमें कौन सा सिस्टम नहीं होता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में ओएस नहीं होता है। इसके अलावा एक्सेल से प्रश्न आ रहे हैं, एक्सेल से। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आगे के एग्जाम के लिए। इसके अलावा इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो भी पढ़ रखा है आपने वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स से मिल जाएगा, एंटोनिम्स से मिल जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपको एक्टिव पासिव से मिल जाएगा, एक्टिव पासिव, और इसके अलावा एक प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा एरर से प्रश्न मिल जाएगा, सेंटेंस में एरर दे रखी थी। और इसके अलावा रीअरेंजमेंट दे रखा था, यानी सेंटेंस को उन्होंने अलग अलग करके दे रखा था, उसको एक जगह लगाना था रीअरेंजमेंट से। तो प्रश्न जो पेपर जो है ओवरऑल वो इजी है, इतना हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का पीजीटी का एग्जाम था हिस्ट्री का। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो पूछा गया, हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ मैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो पूछा गया वो सारा का सारा वो एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी बेस्ड था सारा, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड था, जितने भी सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये था आज के एग्जाम का एनालिसिस। समय समय पर हम आपको एनालिसिस देते रहेंगे। केवीएस पीजीटी का हो गया है, कल और है पीजीटी, उसके बाद 21 से पीआरटी स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 28 तक चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। तो थैंक यू सर। देखो सर ने बहुत कुछ बताया आपको। जो पीआरटी वाले रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से अपने पेपर को डील करने के लिए तैयार होना है। जितना भी पैडागोजी आई है ज़्यादा टफ नहीं है। 40 नंबर की पैडागोजी टीजीटी पीजीटी के अंदर पूछी जाती है, लेकिन पीआरटी की अगर बात करते हैं तो पीआरटी में 60% पैडागोजी के पूछे जाने हैं, जिसमें फैक्ट के साथ साथ आपकी कंसेप्ट नॉलेज भी पूछी जाएगी। डीपली अगर आपने पैडागोजी पढ़ रखी है, डीपली इतना टाइम तो मिला नहीं है वैसे, क्योंकि केवीएस के अंदर आपको सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 दिन मिले हैं। अब 40 दिन के अंदर आप क्या डीपली पढ़ पाओगे। हालांकि जिन लोगों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है, क्योंकि टीचर्स वाले एग्ज़ाम है
कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जो टीचर्स का फार्म डालते हैं वो सीटेट का एग्ज़ाम और टेट का एग्ज़ाम पास करके डालते हैं। तो सीटेट और टेट का मतलब आपको बहुत अच्छी वाली नॉलेज होती है पेडागोजी की। तो पेडागोजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपकी माइंडली क्षमता पर आधारित होंगे, आपके इनर कॉन्शियस माइंड के ऊपर होंगे। आपको थोड़ा सा समझना है प्रश्नों को और 1 से 2 बार पढ़ना है, अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आते हैं तो, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न तो ऐसे मिल जाते हैं जो आपके हूबहू पढ़े हुए हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि तार्किक क्षमता पर आधारित होते हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं। आपको उन्हें 1-2 बार पढ़ना है, टाइम देना है, इतना टाइम भी नहीं देना। अगर आप ढंग से पढ़ोगे 2-3 बार तो आपको आसानी से एक ना एक क्लू मिल जाएगा जिससे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। बाकी देखो, इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश के अंदर सीधी सी बात है, एक एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है और एक पूछा जा रहा है बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक स्पेलिंग पूछी जा रही है, और बाकी इतना आसान नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। इंग्लिश आसान ही कहेंगे क्योंकि 10 नंबर की इंग्लिश है। 1-2 प्रश्न आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको एरर छांटना है, और बहुत आसान प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। आप 10 में से आप आसानी से 7 से 8 प्रश्न बना सकते हैं। अब हिंदी देखो, हिंदी के आप पूरे के पूरे प्रश्न बना सकते हैं, 8 से 9 या पूरे 10 में से 10 प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि टेट का और सी टेट के एग्जाम में हिंदी ऑलरेडी पूछी जाती है। वैसे तो इंग्लिश भी टेट सी टेट के अंदर पूछी जाती है। दोनों सब्जेक्ट में आप फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं अगर आप ठंडे दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो। 1-2 प्रश्न बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाइए। तो दोस्तों देखो, हमने आपको एनालिसिस दिया है। सर का पेपर था, मेरा भी पेपर था, मेरा पीजीटी का था, सर का भी पीजीटी का था, और दोनों एक ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों बहुत अच्छे ठीक ठाक है, सर भी ठीक ठाक है। सर ने डीएसएसबी टीजीटी के अंदर भी फाइनल सिलेक्शन में पॉइंटों में रहे हुए हैं, और मैं भी 0.45 से टीजीटी साइंस के अंदर और टीजीटी मैथ के अंदर पॉइंटों में मेरा सिलेक्शन दोनों का रुका हुआ है। और करंट में मैं टीचर हूँ और सर भी प्रयासरत हैं, और सर काफ़ी सारे एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हैं। और इसलिए मैंने सर को आपको बताया क्योंकि सर ने बहुत अच्छी वाली तैयारी की हुई है। हालांकि मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी, समझते हैं आप, गवर्नमेंट हूँ। अब थोड़ा सा अगर मैं ना भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एकदम बहुत अच्छी वाली तैयारी की है सर ने। इसलिए जो तैयारी बहुत अच्छी करता है वो आपको बहुत बेटर बता सकता है। मेरे से बेटर सर ने बताया, इसलिए मैंने सर को आपको एकदम आमंत्रित किया है बताने के लिए। और जैसा आगे वाले बच्चे हैं पीआरटी वाले, वो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जैसे सर ने बताया, हिंदी कोई ज़्यादा भारी नहीं पूछी जा रही है भाई। पीआरटी के लिए आपको 60 नंबर की पेडागोजी करनी है। अब पेडागोजी के अंदर कुछ प्रश्न तो ऐसे आएंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, उन्हें आप अपने माइंड से बनाएंगे, बाकी जो पढ़ रखी है उन्हें बनाएंगे। अब जो सब्जेक्ट कंसर्न आता है 100 नंबर का, उसके लिए देखो मैथ है 20 नंबर का, ठीक ठाक आता है, उसे तैयार कर लेना। जितनी भी यूनिट दी हुई हैं अगर आपसे आती हैं, आपने तैयार कर रखा है, तो थोड़ा बहुत एक बार फार्मूला टाइप देख लेना। दूसरा हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। बाकी ईवीएस है, ईवीएस में जितने भी नए नए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं टेट सी टेट के अंदर, आप उन्हें एक बार देख के जाना, क्योंकि पीआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा घमासान रहने वाला है। जो असली कंपटीशन है दोस्तों, वो पीआरटी के अंदर इस बार बनने वाला है, और काफ़ी अच्छी वाली कट ऑफ आपको देखने के लिए इस बार मिलेगी। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पीआरटी की कट ऑफ आपकी 95 थी जनरल की, लेकिन इस बार दोस्तों कट ऑफ आपकी शायद आपको ज़्यादा देखने मिले। अगर मैं 95 की बात करता हूँ तो 150 में से मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो कट ऑफ थी 65% से नीचे थी, लेकिन इस बार कट ऑफ मेरे भाई मेरे दोस्तों 70% से ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो घबराना नहीं है, सिर्फ मनोबल अपना ऊपर रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तैयारी सबने बहुत अच्छी की है। बाकी तैयारी करने के साथ साथ में आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स ऐसे होते हैं जो पेपर को करने से पहले आपसे आनी चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। और ये चीज़ें सिर्फ एक अनुभव वाला इंसान बता सकता है, क्योंकि मैं खुद डीएसएसबी के अंदर और सर भी मात्र पॉइंटों में हमारा सिलेक्शन रुका था। तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी पेपर करने की ट्रिक्स और टिप्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कभी कभी बाहर भी कर देते हैं और कभी कभी आपकी नौकरी लगा भी देते हैं। तो दोस्तों, जितना भी हमारा रिव्यू रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक क्वेश्चन और था जीएस में, एक क्वेश्चन और था देखो सर ने एक प्रश्न और बताएंगे। एक क्वेश्चन और था जीएस के अंदर, अरे याद आ गया। और एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की जो हड़प नीति उसके अंतर्गत कौन सा साम्राज्य नहीं था। तो उसमें ऑप्शन में थे सतारा था,
इसके अलावा उसमें मैसूर था, झांसी इसके अंदर था, झांसी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, तो मैसूर उसमें नहीं था। तो आज का ये एनालिसिस था हमारे पेपर का। आगामी आप जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इसको ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा। धन्यवाद सभी का।